बहुत बड़े बड़े फैसले हुए, 370 हुआ, नोट बैन हुआ, जीएसटी को लेकर के हुआ, बहुत इस किस्म के फैसले भी हुए जो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनीतिक के एजेंडा से डिफरेंट रहे हैं। जैसे आपको याद है वो स्वदेशी को लेकर के पूरा एक संघ का विरोध रहा है कि जसवंत सिंह का तो विरोध ही संघ ने इसलिए किया था उनको वित्त मंत्री बनाए जाने का कि साहब वो ओपन मार्केट करना चाहते हैं। बट नरेंद्र मोदी धीरे धीरे ओपन मार्केट की ही ओर लेकर के जा रहे हैं भारत की इकोनॉमी, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया है कि दैट्स दी ओनली वे, अभी हम इससे पीछे नहीं जा सकते हैं। तो इस मामले में आपको लगता है कि ये फैसला, ऑफ कोर्स उनके पास सुप्रीम पावर है और हर फैसले का राइट उनको है, बट उनके एडवाइज़र्स का रोल है अभी तक के आपके असेसमेंट में, या एक व्यक्ति के फैसला है और वो तय कर रहा है? देखिए, ऑन सरफेस पे तो लगता है ना 2 लोग चला रहे हैं, मोदी शाह। अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रधानमंत्री अपना नाम नंबर 2 के साथ कपल होने देते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप वाजपेयी अडवाणी का बोलते थे, नेहरू पटेल का बोलते थे, बट एज अ मोदी शाह हर एक चीज़ में है। बाकियों में पहले और 2 में थोड़ी असहमतियां आती रही हैं ना, मतलब कई बार तो वो बड़ी दरार भी रही है। इस केस में कभी आई नहीं है, दोनों में। खैर, अंदर खाने जब चर्चा होती होगी तो डिस्कशंस तो होते ही होंगे ना, पर बाहर ये बात आपकी सही है, नहीं आई है। तो एट वन लेवल 2 लोग चला रहे हैं सब कुछ, ऐसा लगता है। और मिनिस्टर्स का ज़्यादा रोल नहीं है, एमपीज़ का उस मायने में डिसीजन मेकिंग में कितना रोल है। प्रधानमंत्री का ऑफिस ज़्यादा डिसाइड करके पास ऑन करता है कि क्या दिशा होनी चाहिए। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बहुत पावरफुल था, डिसीजंस वर डन बाय पीएम, सेंट्रलाइज्ड पावर थी। लेकिन जो फीडबैक है ना, जो आता है, मान लीजिए गलती हुई, मान लीजिए 240 पे आप आ गए 2024 में, उसमें जो रिव्यू होगा क्या हुआ उसको करेक्ट करने में ये बहुत क्विक हैं। जब फीडबैक आता है, इसका मतलब फीडबैक आता है, उसको मद्देनज़र लिया जाता है। नहीं तो आप दुरुस्त करने की कोशिश क्यों करेंगे इतनी जल्दी कि आगे ना हो ये। अगर हम तमिलनाडु में, हमने पिछली बार इतना कैंपेन किया लोकसभा इलेक्शंस के दौरान, हम सोच रहे थे अच्छा होगा, तो क्या गलतियां हुई, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये चर्चा तुरंत शुरू हो जाती है भाजपा के अंदर। कांग्रेस के अंदर अब राहुल गांधी दूसरी साइड को, सरकार को आड़े हाथ लेते हैं, नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेते हैं, सबको बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैसेजिंग है, जिस तरह से मैसेजिंग हो रही है, वो आम जनता के अंदर उस मायने में क्लिक नहीं कर रही जैसे होनी चाहिए। अब भारत जोड़ो यात्रा की फॉर इंस्टेंस राहुल गांधी ने, एक बहुत बड़ा कदम था। लोगों का, मैं तो गई और लोग, कोई मुझे नहीं मिला जिससे कहा कि ये ठीक नहीं कर रहे, हमारे बीच आए हैं, हमारी बात सुनने आए हैं, ये इम्प्रेशन था। राहुल गांधी की छवि बदल गई एज अ रिजल्ट, पर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कितना गेन किया वो सवाल है। पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन किया जाए एज अ रिजल्ट, वो नहीं हुआ। कोशिश की होगी, मुझे मालूम नहीं। अगर आप गुजर रहे हैं 10 दिन बाद आप शिविर करिए, वहाँ नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं, उस तरह का फॉलो अप एक्शन नहीं रहा है। तो एज अ काउंटर टू नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी फिलहाल अब तक उस नज़र से नहीं देखे गए हैं। मतलब आपके इलेक्शन के रिजल्ट्स वो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग है कि राहुल एक्सेसिबल नहीं है अपनी पार्टी में, अपने ही लोगों से, ओल्ड गार्ड यंग के बीच में उतना समन्वय नहीं है जितना होना चाहिए, ये तो उनकी, मतलब जो भी उनके इश्यूज़ हैं। बट ओवरऑल व्हाई इज़ इट कि कांग्रेस इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन हार रही है? क्यों? अगर आप राइट नोट स्ट्राइक कर रहे हैं, आपकी विजन में खामियां हैं, आपके नैरेटिव में खामियां हैं, आपकी भाषा में खामियां क्या है? और ये मैं कहूँ कि ये चीज़ हम सब के लिए बहुत अहम है कि कांग्रेस पार्टी रिवाइव करे, क्योंकि हमको स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चाहिए। अगर ऑपोजिशन में है, कल रूलिंग में होंगे वो अलग चीज़ है,
किसी भी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का इतना वीक होना जितना अब दिख रहा है, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये आपका भी इंटरेस्ट है, मेरा भी इंटरेस्ट है।